वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एट्थ बाबा एमपी जिनगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास एट्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 5, क्योंकि नया सेशन है, किताबें बदली है, कुछ चैप्टर पिछली बुक में थे वो अब बदल कर नए चैप्टर के फॉर्मेट में हो गए हैं। जैसे पिछली बुक में ये चैप्टर 7वां था और आज नई वाली बुक में ये चैप्टर 5वां है। तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। दोस्तों, इसका हम वन शॉट करेंगे, लेकिन वन शॉट किसके आधार पर करेंगे? तो वन शॉट करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर। जैसा कि बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, नोट्स लिखे हैं, किताबें पढ़ी है, बड़े बड़े चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों अब वक्त है, क्योंकि हम ये दावा करते हैं कि मात्र एग्जाम के पहले अगर आप हमारे चैनल के सारे चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन करके जाते हैं तो आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं 90% चांस तक, क्योंकि वो सारे प्रश्न वही हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, तो क्वेश्चन को लेकर हमारा चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है एग्जाम के पहले, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सारे जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपकी किताब से ही हैं, बुक से ही लिए मैंने, इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिया है। देखिए, एग्जाम में रिक्त स्थान तो आएंगे, यानी खाली जगह आएगी, तो जो इम्पोर्टेंट है ये तीनों की तीनों खाली जगह इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों को देखने को मिली है, या फिर लोकल एग्जाम में भी टीचर ने इन खाली जगह का इस्तेमाल पेपर में दिया है। तो वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किसके परिवर्तन के कारण आते हैं? तो इसका आंसर जान लेते हैं। तो वैसे इनका आंसर बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं उसे अपन चिड़ियाघर कह सकते हैं, ठीक है ना। चिड़ियाघर में रहते ही हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। उसके बाद सुदूर जो प्रवासी पक्षी है वो किसके परिवर्तन के कारण आते हैं? तो जलवायु के परिवर्तन के कारण आते हैं, क्योंकि कई ठंड बढ़ जाती है तो अंडे देने लायक परिवेश नहीं रह पाता है, माहौल नहीं रह पाता है, तो यानी जल और वायु में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए पलायन कर जाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आपको अंतर बताने हैं। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो जानते हैं कि वह क्षेत्र जहां पर जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। विक्षोभ से मतलब हो गया बाहरी ऐसी कोई भी गतिविधि जिनसे अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को प्रॉब्लम रहती है, उन्हें अपन बाह्य विक्षोभ कह सकते हैं। यानी मानव के द्वारा अगर कोई हानि पहुंचाई जाती है, मानव जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उन्हें वहां रहने से बाधित करता है, या फिर कोई पेड़ पौधों की कटाई करता है, तो उन चीज़ों को अपन विक्षोभ बोलते हैं। तो अगर उन सभी विक्षोभ से, उन सभी बाध्य कारणों से वहाँ के जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। पूरी परिभाषा पढ़ते हैं। जबकि वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। तो जो वन्य प्राणी उद्यान होते हैं उनकी जो परिभाषा है वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है ना, जिसमें वह किसी प्रकार के बाह्य विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। जबकि जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है वो काफ़ी हद तक बड़ा होता है, जिसमें वन्य जीवन भी होता है, पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, संसाधन होते हैं, और उस क्षेत्र के आदिवासी भी होते हैं जो पारंपरिक ढंग से वहाँ पर जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये अंतर हो गया है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो आंसर है वो वन्य प्राणी उद्यान के लिए है, जबकि इसके बाद वाला जो आंसर है यहाँ से लगाकर यहाँ तक वो अपना जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। अगली बात करते हैं चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर। तो देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जहाँ कई सारे जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है उन्हें अपन चिड़ियाघर कहते हैं, जू कहते हैं। जबकि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, उन्हें अपन वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से ही वहाँ पर बहुत सारे वन्य प्राणी सुरक्षित रह रहे हैं या सुरक्षित रह रहे हैं, उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। जैसे सरकार किसी एरिया के अंदर वनों को जो है संरक्षित करती है ना, उसी तरह किसी एरिया में वहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते हैं उन्हें सुरक्षित कर देती है। यानी बाह्य किसी भी विक्षोभ से उन्हें सुरक्षा देनी है।
जबकि चिड़ियाघर में कई सारे जानवर इकट्ठा रहते हैं और वो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी हो सकता है। मतलब कृत्रिम रूप से मानव अपने स्वार्थ के लिए चिड़ियाघर वगैरह बनाते ही हैं या उसमें सरकार की परमिशन भी रहती है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक बार। उसके बाद देखिए आपको कह रहा है कि संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन जिनकी संख्या जो है वो निर्धारित स्तर से कम हो रही है। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार कह रही है कि 500 टाइगर जो है हर साल होने चाहिए, जबकि सर्वे करने पर अपने को 492 93 मिल रहे हैं, तो वो संकट की स्थिति में है। विलुप्त का मतलब हो गया कि वो धीरे धीरे पूरे विलुप्त ही होते जा रहे हैं। तो बाघ उन स्पीसीज में है जो एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी संकट में भी है और धीरे धीरे विलुप्ति हो रहे हैं। और कुछ तो विलुप्त हो ही गए, अभी देखने को ही नहीं मिलते हैं। जैसे डायनासोर हो गया, वो खत्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो सकता है वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को अपन वनस्पति जात कहेंगे, और अगर कोई क्षेत्र में पाए जाने वाला जीव जंतु है तो प्राणी जात कहेंगे। ये तो सिंपल ही है। अगला सवाल लेते हैं कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। वनोन्मूलन यानी वन को काटने से वन्य प्राणियों पर क्या जो है प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से देखिए दोस्तों क्या प्रभाव पड़ सकता है। वनोन्मूलन से जो है वन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ने से वन समाप्त हो रहे हैं। सबसे पहला तो यही है। वनों की कटाई करके भूमि का कई कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई जंगली जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देती है, क्योंकि वनों पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और उन्हें अपन काटेंगे तो फिर वो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इससे फिर उनकी संख्या घट सकती है। अगला लेते हैं। तो देखिए सबसे मेन तो अपना पर्यावरण ही है, क्योंकि वनों की कटाई करेंगे तो फिर पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा, यानी प्राकृतिक संतुलन में बिगाड़ हो जाएगा, यानी बिगाड़ देती है। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार कि वनों की कटाई पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है। पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं हो पाती है, जिससे पर्यावरण में इसकी मात्रा बढ़ती है, यानी पॉल्यूशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वनों की कटाई से नमी भी कम हो जाती है और वातावरण के तापमान में लगातार बढ़त होती है, गर्मी बढ़ने लगती है। उसके बाद देखिए क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो वृक्षों की कटाई करने पर पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, जंगल के जानवरों का आवास छिन जाएगा, किसी जंतु का आवास जो है बाधित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वो जानवर का जब आवास ही नहीं रहेगा, उसके रहने का स्थान ही नहीं रहेगा, तो वो जानवर धीरे धीरे मर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो अनावरित हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि अनुचित पोषण के कारण उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा, यानी वो मिट्टी धीरे धीरे जो है उपजाऊपन खो देगी। तो यदि मिट्टी की परत अनावृत हुई तो पौधों के अनुचित पोषण के कारण उत्पादन कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मिट्टी है और ये इसके नीचे और पड़ते हैं, लेकिन अगर सबसे मेन ऊपर वाली जो उपजाऊ परत है अगर वही हट जाएगी तो फिर पेड़ पौधे अगर अपन वहाँ पे उगाएंगे भी तो वो पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक बार। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आ चुका है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो देखिए जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। इनका संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अपन इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, और जब ये विलुप्त हो जाएंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, अपना जो इकोलॉजी सिस्टम है वो बिगड़ेगा, जिससे बहुत भारी नुकसान होगा पर्यावरण को। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। पहले तो देखिए वनोन्मूलन का अर्थ काफी बार पूछा जा चुका है। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त करना, यानी वनों को काटना। अब किसके लिए काट रहे हैं देख लीजिए आप एक बार, कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, यही वनोन्मूलन है। कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, अब किसी को इस जगह का इस्तेमाल करना है तो वो कारण क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। सबसे पहला देखिए कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना हो सकता है। दूसरा घरों या कारखानों का निर्माण करना हो सकता है, घर बनाने हो सकते हैं, कारखाने फैक्ट्रियाँ बनानी हो सकती है, फर्नीचर बनाने में हो सकता है, या लकड़ी का ईंधन प्राप्त करने के लिए हो सकता है। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन का कारण ही है। दावानल यानी जंगल में आग लग जाती है या भीषण सूखा पड़ जाए तो फिर वो सारे वन वैसे नष्ट होंगे। अब इनका प्रभाव क्या देखिए, इनके प्रभाव से क्या क्या हो रहा है। तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा दर में कमी हो रही है क्योंकि जल चक्र बिगड़ जाता है,
मृदा के गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। अगले दो शानदार सवाल। रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, आ चुका है ये बोर्ड में काफी बार आ चुका है, जिसमें सभी संकटापन स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाए उसे अपन रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। यानी ये जो जंतु है वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ चुके हैं, इन्हें बचाइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास का मतलब आप समझ गए हैं कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण कुछ पक्षी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और कई लाखों किलोमीटर की दूरियां तय करते हैं। तो इसके बारे में अपन समझ सकते हैं कि जलवायु में परिवर्तन के कारण जो प्रवासी पक्षी है वो प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में अधिक शीत हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो अपने जीवन यापन में थोड़ी उनको अनुकूलता मिलती नहीं है। तो ऐसे में वो जो है लंबी यात्रा करते हैं, इसलिए उनको प्रवासी कहते हैं। ये भी सवाल बहुत फेवरेट है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम होती है? तो आपको पता है कि वन को काटेंगे तो क्या होगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। यानी देखिए, अगर पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा घेरा बन जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगी वातावरण में, तो जो भी सूर्य से आएगी जो किरणें होंगी ना, वो पृथ्वी पर या पृथ्वी के वायुमंडल जब भी प्रवेश करेंगे ना, तो वापस परावर्तित नहीं हो पाएगी, यानी यहीं पर ज़्यादा रह जाएगी, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एकदम कंबल की तरह कार्य करेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ जाएगा तो इसकी मात्रा से क्या होगा कि विश्व उष्णन होगा, ये कृष्णन नहीं उष्णन है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो जल चक्र का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, वर्षा दर में कमी आ जाएगी, जिसके कारण सूखा पड़ जाएगा। तो अब हम जो है इस वन शॉट के जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हमारे जो वन शॉट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा जो है वक्त खराब नहीं करते हैं, बस उन्हीं सारे सवालों को कवर करते हैं जिसकी मदद से जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करना क्यों चाहिए? तो देखिए, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि देखिए 1 टन कागज़ की उत्पत्ति के लिए, यानी 1 टन के कागज़ के लिए हम जो है 17 हरे भरे पेड़ को काट रहे हैं। कागज़ का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण हो सकता है, इसलिए हमें कागज़ को बचाना चाहिए। उपयोग में आए कागज़ को पुनः उपयोग में लाना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए। इससे वनों के साथ साथ पानी और ऊर्जा की भी बचत हो सकती है, और इससे हानिकारक रसायनों के उपयोग में भी कमी आ सकती है। तो अपने को पता ना 5R हो गया या 4R हो गया या 3R हो गया, इनका अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रीयूज़, मतलब ऐसा थे ना, आपके कोर्स में है ये चीज़ें। अब देखिए, बचे हुए जो खाली जगह ऑप्शन कोष्टक के अंदर वे जो सवाल है वो तो आपको थोड़े बहुत डीप में पढ़ने ही है, क्योंकि देखिए पूरी साल आपने पढ़ी है, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लेकर वन शॉट होता है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रहता है, ठीक है ना। तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं। धन्यवाद।